अभी हम यूनिट 4 कर रहे हैं, दैट इज इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इवैल्यूएट करना, किसी भी चीज के बारे में उसका फीडबैक निकालना कि उसका एंड पॉइंट क्या है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मेथड की बात हो रही है, तो उसमें इवैल्यूएशन क्या होता है एजुकेशन में, कि किसी भी चीज़ को देखना कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं वो इफेक्टिव है भी या नहीं, जो हमने टीएलएम करिकुलम बना रखे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं, वो उनकी लर्निंग को इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं। तो इवैल्यूएशन की जो डेफिनेशन सबसे ईजी है वो ये है, इवैल्यूएशन इन एजुकेशन वेयर वी सीक एविडेंस दैट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस वी हैव डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स आर इफेक्टिव, कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के लिए वो इफेक्टिव हो, ये होता है इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ जजिंग होता है एक टाइप से, मतलब आप किसी भी चीज़ को जो है इसमें रिजल्ट क्या आता है, स्टूडेंट को कितना समझ आया है, कितना उसका बिहेवियरल चेंज हुआ है, वो सब इसके अंदर आता है। अब देखिए, इसकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन आप जरूर पढ़ लेना, सबकी तो देखिए आपको लर्न नहीं होगी, तो इजी बता रही हूँ, एनसीईआरटी की थोड़ी जरूरी है। ये है, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड, कि कौन से एक्सटेंट तक, मतलब किस हद तक जो है स्टूडेंट्स को वो समझ आ गया है, मतलब उन्होंने अटेनमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, हाउ वेल द गोल्स ऑफ द एजुकेशन हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड, मतलब कि जो भी एनसीईआरटी मान लीजिए सीबीएसई ने बनाए हैं या किसी ने भी जो करिकुलम बनाए हैं या गोल्स बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो कितने अचीव कर पा रहे हैं, कितने ईजिली अचीव कर पा रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस जो क्लासरूम में हो रहे हैं आपके, तो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं, वो इवैल्यूएशन में पता लगता है आपको। नेक्स्ट आते हैं कि इवैल्यूएशन के गोल क्या हैं। गोल जो है उसके कि वो एक आपको यूजफुल फीडबैक प्रोवाइड कर देता है किसी भी चीज का। हमें कोई भी चीज इवैल्यूएट करनी है, उसके गोल क्या होते हैं कि आपको एक यूजफुल फीडबैक मिल जाता है, आप वो एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है आपका। नेक्स्ट आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक है कि इवैल्यूएशन जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस लेवल होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है वो हमेशा, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम फिनिश हुए और इवैल्यूएशन खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे आपको इंटरव्यू देना होता है, आगे आपके इंटरव्यू में आपको प्रमोशंस चाहिए होती हैं, तो हर जगह आपका इवैल्यूएशन चलता ही रहता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही वाइड है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा है, इवैल्यूएट करी एक चाइल्ड की परफॉर्मेंस को और ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस है। इवैल्यूएशन जो है वो आपका एकेडमिक भी है, नॉन एकेडमिक भी है। एक्सेस मतलब उसका एकेडमिक में भी होता है, जैसे कि एकेडमिक मीन्स आप जो पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं, नॉन एकेडमिक में भी होता है। तो फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट होता है ये, कि आपका जो प्रोडक्ट निकल के आया है, जो फीडबैक निकल के आया है, वो कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें कैसे आप करिकुलम चेंज कर सकते हैं ताकि बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा तो मतलब उसमें इंप्रूवमेंट हो सकते हैं इवैल्यूएशन के में। पर्पस ओरिएंटेड है कि आपका एक पर्पस है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने फुलफिल करना है। तो ये सब इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। देन उसके बाद आते हैं उसके फंक्शंस क्या हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखिए, ये फीडबैक देता है कि बच्चों में नॉलेज जो है, उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, उनकी वीकनेस क्या क्या है, इवैल्यूएट करके हमें ये चीज़ पता लग जाती है, उनको फीडबैक मिल जाता है। मोटिवेट करता है बच्चों को कि उनको उनकी ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, उसके लिए मोटिवेट करता है ये। गुड स्टडी हैबिट्स बनवाता है ये इवैल्यूएशन, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी फर्स्ट टर्म में, यूनिट में उसके मार्क्स कम आए हैं, क्लास टेस्ट में कम आए हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और हम उसे बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको साइंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो मतलब गुड स्टडी हैबिट्स इसमें बिल्ड हो रही हैं, ग्रोथ होती है इससे बच्चों की। रेमेडियल मेजर्स मतलब अगर लगता है कि किसी में कुछ चीज़ की कमी आ रही है, किसी सब्जेक्ट में वो पीछे है, तो रेमेडियल उसके जो है स्टेप्स उठाए जाते हैं कि भी रेमेडी मतलब होता है कि उस चीज़ को ठीक करना। जैसे कि दवाई में हम रेमेडी पूछते हैं, इसकी रेमेडी क्या है, तो मतलब उस चीज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। रिवीजन हो जाता है आपके करिकुलम का। इंटर इंस्टीट्यूशनल जो कंपैरिजंस होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। आपकी जो टीचिंग की प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, इम्प्लांटेशन होती है आपके क्लासरूम में, उसमें ये हेल्प करता है आपकी। तो मतलब ओवरऑल जो होता है इवैल्यूएशन जो होता है, आपके मार्क्स जो आते हैं या आप जो रिपोर्ट आपको तैयार करके दी जाती है, तो उससे जो है आपको एक तरह की प्रोग्रेस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी वीकनेसेस भी बताता है ये, लेकिन वो फॉर योर बेटरमेंट है। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल इसके क्या है। देखिए, प्रिंसिपल सबसे पहले तो है कि आपको एक जो
एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल आपको क्या इवेल्युएट करना है, सबसे पहले तो आपको वो डिटरमाइन करना है। क्योंकि आपको अब ऐसे नहीं है कि आप 10 चीज़ें बना ले कि हम इन 10 चीज़ों में इवेल्युएट करेंगे, नहीं। जैसे कॉम्पिटिशन्स भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके होते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप चेस के साथ साथ उसका क्रिकेट में भी देख लेंगे, आपको 101 करवाने पड़ेंगे वो। जैसे आज अगर चेस का कॉम्पिटिशन है, कल आप क्रिकेट का बोलेंगे, अकॉर्डिंगली वो ड्रेस पहनते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हमें जो है ये करना है कि पहले सबसे पहले किस चीज़ का इवेल्युएशन करना है वो क्लियर करके डिटरमाइन करना है। सबसे पहले कौन सी टेक्निक लगानी है सिलेक्शन के लिए वो देखना है, फिर कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो लगेंगी इसमें। तो टेक्निक्स पहले सेलेक्ट की, देन उसका यूज़ कैसे करना है टेक्निक्स का वो देखना है, फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगा आपका। तो ये जो है इवेल्युएशन जो होता है वो इस प्रोसेस का एंड पॉइंट होता है, बट अपने आप में वो कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है इसका आपका कि इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, डायग्नोज करता है कि लर्निंग में क्या डिफिकल्टीज आ रही है स्टूडेंट्स को। मतलब ये स्टूडेंट को जो है काफ़ी ऊपर रखा जाता है इसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस में, कि उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है वो इसमें सारा मेजर किया जाता है। वही इसकी नीड और इम्पोर्टेंस है कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज कैसे चेंज की जाए, टीचिंग में क्या दिक्कत आ रही है, या टीचर से कोई दिक्कत आ रही है, प्यूपिल को ये याद क्यों नहीं हो रहा है, या उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी देखी जाती है। तो ये सब कुछ इसमें नीड एंड इंपॉर्टेंस में आएगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताती हूँ, जो जिस चीज को भी मेजर किया जाता है ना फिजिकली, वो होती है मेजरमेंट। जैसे कि हम सब्जी लेते हैं, उसे किलो के हिसाब से मेजर कर लेते हैं, हम अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज की, हम जैसे बोर्ड लगा हुआ है, सामने टीवी लगा हुआ है, उसकी विड्थ नाप सकते हैं, उसको खुद को मेजर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी मेजर होती हैं। लेकिन जैसे IQ है किसी बंदे का, तो वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। IQ आप उसको असेस कर सकते हैं IQ को, लेकिन मेजर नहीं कर सकते हैं। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी कि वो चीज़ बड़ी है, छोटी है, हैवी है, मतलब लाइट है, ये सब कुछ चीज़ें मेजर होती हैं, तो वो मेजरमेंट में आती है। अब जैसे IQ है किसी भी बच्चे का, तो उसे असेस किया जा सकता है, हम उसे मार्क्स दे सकते हैं, हम उसके टेस्ट ले सकते हैं कि भाई हाँ इसका IQ बहुत फास्ट है, इसका IQ बहुत अच्छा है, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। तो असेसमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है मेजरमेंट से। असेसमेंट जो होती है इसमें एक प्रॉपर गोल जैसे आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए आज कहा गया है कि आपका असेसमेंट होगा, आपका टेस्ट होगा, यूनिट 1 का है या आपके पूरे साइंस का है, तो वो चीज़ होती है कि आपको एक गोल दे दिया जाता है आपका, वो उस चीज को मतलब देखा जाता है असेसमेंट के थ्रू, टेस्ट के थ्रू। देखिए सारे टेस्ट जो होते हैं वो असेसमेंट होते हैं, लेकिन सारे असेसमेंट टेस्ट नहीं होते हैं। आपके असेसमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं। असेसमेंट जो है वो छोटी फील्ड नहीं है, बहुत ही बड़ी फील्ड है आपकी, बहुत ही वास्ट है ये नॉलेज इसकी। तो टेस्ट और असेसमेंट यील्ड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ये जो इनका मेन मोटो होता है टेस्ट और असेसमेंट लेने का, वो होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और आपकी गोल क्या है उसकी इंफॉर्मेशन को निकालना, वही होता है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। मतलब आपके मान लीजिए अगर किसी टेस्ट में 100 में से 90 मार्क्स आए हैं और फिर उसके बाद उसमें ऐड हुए यूनिट टेस्ट के मार्क्स, तो मतलब उसका गोल क्या है कि आपको बताया जा रहा है कि बच्चे की फर्स्ट पोजीशन है, बच्चे की सेकंड पोजीशन है, या बच्चा इस चीज़ में अच्छा है नहीं है, वो सब कुछ मतलब आपको असेस किया जा रहा है उसके ऊपर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इनके डिफरेंस मैंने बिल्कुल इजी वर्ड्स में लिख लिए हैं, आप चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं, पर ये एक बार समझ लीजिए। इवैल्यूएशन जो होता है दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्योंकि इवैल्यूएशन जो होता है जैसे कि असेसमेंट है, असेसमेंट भी एक इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, मेजरमेंट भी एक इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। मान लीजिए किसी चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं हम कि भाई ये प्यूपिल जो है इसमें कितनी नॉलेज है, कितना IQ है, तो वो हमने असेस किया, दैट इज क्वालिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटी देखी जा रही है। मेजरमेंट मतलब कि उसके कितने परसेंटेज आए हैं, उसके कितने मार्क्स आए हैं, ये होती है मेजरमेंट आपकी। तो जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, भाई हाँ इसको हाइट इतनी है, इसकी वेट इतना है, इसकी BMI इतनी आई है, तो ये चीज़ें मेजर होती हैं। मेजर जो है क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी बताता है, और ये क्वालिटेटिव है। और जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिक्स कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन, मतलब ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। देन इवैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट ओल्ड टाइम से, पुराने टाइम से, ट्रेडिशनल टाइम से चली हुई आ रही है। इवैल्यूएशन जो है बहुत ही वास्ट है, इसमें ये एक टेक्निकल टर्म है। मेजरमेंट एक सिंपल वर्ड है, मेजर करते आ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से जो चीज़ें मेजर पहले होती थी वही अब होती हैं, तो वो मेजरमेंट सिंपल वर्ड है और ये एक टेक्निकल टर्म है। ये बहुत टाइम लेती है इवैल्यूएट करने में किसी भी चीज़ को, क्योंकि उसके क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। इसका टाइम लेस लगता है क्योंकि क्राइटेरिया
क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा है ही नहीं, आपको मेजर करना है वेट मशीन पे चढ़ जाइए, आपको हाइट मेजर करनी है तो अपना नाप लीजिए। तो ये चीज़ें, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि ये बहुत वास्ट है। देन कंटेंट, स्किल, अचीवमेंट्स ऑफ द एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स आर टेस्टेड। इसमें कंटेंट्स, स्किल, अचीवमेंट ऑफ एबिलिटी, ये सब कुछ इसमें चेक किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं ये, जैसे नंबर में किसी को 100 में से 80 नंबर आए हैं, उसमें चेक किया जाएगा कि भाई हाँ ये इंटेलिजेंट है, ये क्लास में एवरेज है स्टूडेंट, स्कोर्स कैसे किए हैं, एवरेज कैसी है इसकी, मतलब कि जैसे 3 एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे 3 टर्म्स होती हैं उसमें कितनी एवरेज निकली है। आप ये तो नहीं है कि 3 टर्म्स में 300 नंबर लगाएंगे, फाइनल में लगते तो 100 में से ही हैं तो उनकी एवरेज निकाल ली जाती है। देन परसेंटेज, ये आप मेजर कर सकते हैं। बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, देखिए एक पिछली वीडियो में कमेंट आया था बिहेवियरल चेंजेस मतलब कि उसके जो है बिहेवियर में चेंज, ऐसा कुछ नहीं होता। बिहेवियर का मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो ये सब कुछ चीज़ बिहेवियर। मतलब एक पहले बच्चा जब क्लास में आया था उसको कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट है, उसको नहीं पता कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे कुछ करना है, प्रीवियस नॉलेज उसकी इस चीज़ में नहीं है। देन यहाँ पर आकर उसमें कितना चेंज आया है, उसको कितनी ऑब्जर्वेशन की है उसने, कितना उसको इंटरेस्ट आ रहा है इन चीज़ों में, तो आफ्टर 1 ईयर हम उनका बिहेवियरल चेंज जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाता है, अचीवमेंट टेस्ट हो जाता है, पर इसमें जो है ये एटीट्यूड्स, आइडियल्स, सोशल एडजस्टमेंट ये चेक नहीं हो सकती हैं। ये सब कुछ हम इवेल्युएशन में ही देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इवेल्युएशन कभी खत्म नहीं होता। मान लीजिए किसी का इंटरव्यू हो गया है, अच्छा इवेल्युएट कर लिया कंपनी ने उसे, लेकिन आगे उसका प्रमोशन करना है तो उसे लगता है कि नहीं ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है पूरी टीम के साथ, बहुत ही डोमिनेटिंग बिहेव कर रहा है, या इसका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका नेचर जो है वो एडजस्टिंग नहीं है सारे, तो पूरी टीम को निकालने के बजाय तो उसी बंदे पे फोकस किया जाएगा कि भाई नहीं ये सोशल एडजस्टिंग नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है मेजर की जाती हैं, देखी जाती हैं, ये इवेल्युएशन में देखी जाती हैं। मेजरमेंट इनकी नहीं हो सकती है क्योंकि हम किसी के मार्क्स तो देख सकते हैं कि भाई हाँ ये टॉपर था या कुछ भी था, लेकिन उसका खुद का बिहेव कैसा है दूसरों से, वो सोशल एडजस्टमेंट कर पाता है या नहीं, डोमिनेटिंग नेचर है, कैसा नेचर है, वो सब चीज़ें मेजर नहीं हो सकती हैं। एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम बाय ब्रिंगिंग अ चेंज इन बिहेवियर। इसका एम क्या रहता है कि आपके जो चेंजिंग इन बिहेवियर का मतलब है वही कि एटीट्यूड में, इंटरेस्ट जो है आपका, ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, उसमें चेंज आए। ऐसा ना हो कि आप पहले जैसे आए थे ब्लैंक बिल्कुल, कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लिया आपने साइंस कॉलेज में और आपको अभी भी 4 साल बाद भी कुछ नहीं समझ आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका एम है कि आप में ये चेंजेस आने चाहिए और आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए जो भी चीज़ें हैं। मेजरमेंट में क्या होता है, एम एट मेजरमेंट ओनली, सिर्फ मेजरमेंट देखी जाती है इसमें। तो इवैल्यू और आपके असेसमेंट में क्या होता है, फैक्ट्स फाइंडिंग होता है ये असेसमेंट, कि भाई आपके कितना क्लियर है, बेसिक्स कितने क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं वो देखे जाते हैं। एक्सटेंट ऑफ प्यूपिल्स लर्निंग, प्यूपिल की लर्निंग किस हद तक हो रही है। ऑल टेस्ट आर असेसमेंट बट ऑल असेसमेंट आर नॉट टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। असेसमेंट जो होते हैं यील्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्टिव और गोल, ये वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं उसका डेटा जो कि आपका गोल था, आप किस हद तक उसको अचीव कर पाए हैं। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको 3rd क्लास में या किसी भी चीज़ में आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाना चाहिए, मान लीजिए 4th क्लास में, और आप वो नहीं सीखे, आपको सिर्फ ये पता है खाना मुंह से खाया जाता है, दैट्स इट, तो वो गोल अचीव नहीं हुआ, तो वो आपके असेसमेंट में, टेस्ट में दिख जाएगा कि आप इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वो डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, आप वो फ्लो चार्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो वो होता है कि असेसमेंट वो दिखाता है आपको कि आप कितना अचीव कर पाए हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, कि आपको इस एज में ये चीज़ आनी चाहिए थी बट वो आई है या नहीं आई है। अब इसमें आता है इसके पर्पस क्या क्या है। पर्पस तो देखिए एक ही है इसका कि स्टूडेंट को उसके गोल अचीव होने चाहिए, वो पर्पस होता है इवैल्यूएशन का। बट ये क्या स्टेप्स बना रखे हैं कि एक्सटेंट ऑफ कंपिटेंस उसमें डिस्कवर करें, स्टूडेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि मैंने बिहेवियर चेंज की आपको बात बताई कि ये सिर्फ एक नेचर चेंज वाली बात नहीं है, ये बिहेवियर चेंज मीन्स कि उनको कितना लर्निंग कैपेसिटी हो रही है, उनकी कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। प्रेडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, आगे इसमें आता है टू एक्सेस दी स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको स्टूडेंट की प्रोग्रेस पता लगती रहेगी इसमें कि उसको कितना लर्न हुआ है, कितना नहीं हुआ है। स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि वो और ज़्यादा जो है अपनी ग्रोथ अचीव करें, और स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो इसमें डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई इवैल्यूएशन से कि भाई हाँ आप आगे जाके ये बन सकते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ बता दी जाती है। टू टेस्ट दी एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स की एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। टू अप्रेज दी टीचर्स एंड सुपरवाइजर कंपिटेंस की भी उनके बीच में जो है उसे भी अप्रेज किया जाता है।
टू सर्व एज अ मेथड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, जैसे इंडिविजुअल स्टूडेंट का एंड ग्रुप्स का सबका इसमें इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये इसके पर्पस हैं कि हमें किस लिए इवेल्युएशन की जरूरत पड़ती है। अगर इवेल्युएशन ही ना हो, हर स्टूडेंट पास आउट होके चला जाए, वहां से आया है और हमने सोच लिया, मन में मान लिया कि भाई हाँ ठीक है इन सबको आ गई है, तो हम कोई फायदा नहीं होगा उस टीचिंग का और कोई फायदा नहीं होगा उन जॉब मिलने का आगे। तो ये बहुत ही खराब काम हो जाएगा अगर इवेल्युएशन नहीं होगी। तो इवेल्युएशन जो पर्पस होता है उसका, वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आते हैं आपके मॉडल ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन। देन ये आपके 4 हैं, ऑब्जेक्टिव है, डिसीजन है, वैल्यू है एंड नेचुरलिस्टिक है। तो ये बिल्कुल इजी हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो होते हैं, जो साइंटिफिक बेस्ड होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए। डिसीजन बेस्ड कौन से होते हैं, डिसीजन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट, डिसीजन लिए जाते हैं जो कि डेवलपमेंट स्टेज के थ्रू या फिर इंप्रूवमेंट जो की जाती हैं वो आते हैं डिसीजन बेस्ड में। वैल्यू बेस्ड कौन से होते हैं कि जो गोल्स हैं आपके वो अचीव आपको करने हैं, वर्थ अचीविंग मतलब कि उनको अचीव करना है। कई बार क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर छोड़ आते हैं, तो वो सब वैल्यू बेस्ड में इवेल्युएट किए जाते हैं। नेचुरलिस्टिक में क्या आता है कि पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें उनका की कंसर्न इशू जो होता है इंटरव्यू एंड जर्नल्स होते हैं, तो ये आपका नेचुरलिस्टिक में आता है। देन फेजेस इसकी कौन कौन सी हैं, सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है, इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, वो फेज क्या है। सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है कि आपने क्या इवेल्युएट करना है, गोल क्या है आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। देन उसके बाद एक डिजाइन सेलेक्ट किया जाता है कि भाई इसके थ्रू हम करेंगे, प्रोड्यूस टूल्स बनाए जाते हैं उसमें। देन डेटा कलेक्ट किया जाता है सब चीज़ों का, भाई जिस चीज़ को एनालाइज करना है उसकी बात हो रही है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है और उनको अरेंज किया जाता है और उनको ग्रेडिंग दी जाती है। मान लीजिए आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट का आपने क्या किया, पहले एक प्लान बना लिया कि भाई हम उनके एग्जाम्स लेंगे, रिटर्न एग्जाम्स। देन अपना गोल सेट कर लिया कि भाई हम ये करेंगे कि जिनके 90 से ऊपर परसेंटेज आएंगे उन्हीं को हम A ग्रेड दे रहे हैं क्लास में। फिर एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया कि भाई हाँ हम इस टाइप के पेपर सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट आंसर्स भी होंगे, लॉन्ग आंसर्स भी होंगे, एक डिज़ाइन सेट कर लिया। प्रोड्यूस टूल्स की हमने उन्हें शीट्स दे दी हैं और अब वो अपने हिसाब से सारा का सारा लिख रहे हैं और सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट कर लिया, उनका सब चीज़ें आ गई हैं, मार्क्स आ गए हैं, रिजल्ट एनालाइज कर लिया, अरेंज कर लिया है, ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से लगा दिया है हमने। देन रिपोर्ट द रिजल्ट, फिर हमने उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया है। अप्लाई द रिजल्ट मतलब मोटिवेशनल इंप्रूवमेंट, कि भाई फिर रिजल्ट हमने पीटीएम में पेरेंट्स को बुला के और उनको रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि भाई आपका बच्चा A ग्रेड में आया, आपका B ग्रेड में आया, इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये इस चीज़ में बहुत अच्छा है। तो ये होते हैं इसके फेजेस। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इसमें क्या है, रिटन, ओरल एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इवैल्यूएशन डिवाइसेस, रिटन, ओरल एंड ऑब्जर्वेशन। इवैल्यूएशन डिवाइसेस होते क्या हैं, इवैल्यूएशन डिवाइसेस मतलब इवैल्यूएशन का मतलब तो वही है कि हम उनको जो है एजुकेशनल सिस्टम के गोल्स क्या हैं उनको स्टूडेंट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, वो होता है इवैल्यूएशन। डिवाइसेस मतलब कि किस तरह से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, किन चीज़ों के थ्रू इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसे कहते हैं इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग मेजरिंग द इवैल्यूएशन सिस्टम। चाइल्ड इज सपोज टू एक्वायर ऑब्जेक्टिव लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एप्टीट्यूड थ्रू क्लासरूम लर्निंग। तो अब इसका देख लेते हैं आगे। इसके जो 2 एस्पेक्ट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि एक्सटेंट हाउ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कैसे अचीव किए जा रहे हैं और कितने अफेक्टिव हैं आपके टीचिंग लर्निंग मेथड्स जो हैं क्लासरूम में, वो इसमें देखे जा रहे हैं। अब इसकी इवैल्यूएशन के डिवाइसेस क्या क्या हैं। रिटन टेस्ट है जो कि आप सबको पता है, पेपर पेंसिल वाला टेस्ट होता है। ओरल एग्जामिनेशन है मतलब जो बोल के आपको देना होता है। ओरल एग्जामिनेशन का मतलब जो होता है वो सिर्फ बोल के देना नहीं होता है। ओरल एग्जामिनेशन में आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पीपीटी तैयार करें तो रिटन भी आ गया है वो, और ओरली आप उसको प्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने, तो वो भी आपका ओरल एग्जामिनेशन में आता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या है कि जिसमें आप टेस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स जो लर्न करें, मतलब साइंस के जैसे होते हैं, जैसे वाइवा देते हैं आप, तो वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है। ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है कि आप में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आपको कितना लर्न हुआ है, मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को, वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। इंटरव्यू आप सब अवेयर हैं इसके बारे में कि जब आपसे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आप लेना चाहते हैं उनसे जॉब वगैरह, और फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाता है उसी बेसिस पे कि आपको कितनी नॉलेज है, आप इसके लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं, वो होता है इंटरव्यू। क्वेश्चनरीज, ये एक सिस्टमैटिक प्लान होता है कि आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आपको उसका आंसर देना है। चेकलिस्ट बनाई जाती है। चेकलिस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर कलेक्टिंग दी रिकॉर्डेड एविडेंस। जो कि चेकलिस्ट बनाई जाती है, मैंने जैसे आपको बताया था कि भी इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो सेकेंड राउंड में जाएंगे, तो वो होती है एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है। रेटिंग स्केल मतलब कि रेट कर दिया है हमने, जैसे मान लीजिए कहते नहीं है आजकल कहीं पर भी हम शॉपिंग करने जाते हैं कि इस रेटिंग स्केल पे 1 to 10 में आप हमें रेट कर दीजिए कि आपको कैसी लगी यहाँ की सर्विस, तो दैट इज
इज रेटिंग स्केल। देन उसके बाद होते हैं रिकॉर्ड्स आपके सारे इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि डायरीज हो गई। रिकॉर्ड्स मतलब कि उनमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे डायरीज हैं बच्चों की डायरीज में एक रिकॉर्ड दिया जाता है कि कोई भी फंक्शन होता है, किसी चीज़ का इन्विटेशन देना होता है, डेली होमवर्क लोग होता है, तो वो चीज़ होते हैं कि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे इस चीज़ का। तो ये आपके इवैल्यूएशन डिवाइसेस होते हैं। अब सबसे पहले आता है रिटन इवैल्यूएशन डिवाइस। रिटन इवैल्यूएशन डिवाइस आपको जैसे पता है पेपर पेन वाला होता है, ये कंप्यूटर पे हो सकता है, तो ये रिटन टेस्ट में आता है। अब रिटन टेस्ट में इसका ऐसे टाइप टेस्ट आता है। ऐसे टाइप टेस्ट को कहते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को ऐसे टाइप टेस्ट कहा जाता है। इसमें जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन के वो थोड़े लेंदी होते हैं और आप उसमें जो है अपनी पूरी नॉलेज, थिंकिंग पावर, कंपैरिजंस ये सब शो कर सकते हैं। उसमें रीजनिंग, क्रिटिसिज्म सब कुछ आप दिखा सकते हैं, उसकी लिमिटेशन, उसके बेनिफिट, क्योंकि आपको फुल फ्लैश फ्रीडम मिली हुई है। आप कितना भी लिखिए, कितना भी कुछ कीजिए, वो होता है ऐसे टाइप में। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कैसे भी कर सकते हैं, ईजी है आपके लिए कंस्ट्रक्शन, आपको कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि आपको 40 वर्ड्स लिखने हैं, 20 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप इजी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए सुटेबल होता है, ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट में आप लेंथी क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है ये। गुड स्टडी हैबिट्स बनाता है आपकी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आप लिख पाएंगे कुछ, तो आपकी नॉलेज को डेवलप करता है और प्रिपरेशन जो है आपकी हो जाएगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर लेसन के लिए, तो डेवलपमेंट गुड स्टडी हैबिट्स बनाता है। मेजरमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी चीज़ें और उसकी लिमिटेशंस बता सकते हैं, तो मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी को ये मेजर कर सकता है और डेवलप भी कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट स्फीयर्स, मतलब डिस्क्राइब कैसे करना है, डिस्कस कैसे करना है, इसको क्रिटिसाइज कैसे करना है, इसको एलेबोरेट कैसे करना है क्वेश्चन को, वो सारी चीज़ें आप में नॉलेज आ जाती हैं कि अलग अलग टाइप से आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो रही है। लैंग्वेज और स्टाइल में, क्योंकि जब आप लिखेंगे कोई लेंथी क्वेश्चन तो ऑफकोर्स चाहे वो हिंदी में लिख रहे हैं चाहे इंग्लिश में लिख रहे हैं, लैंग्वेज तो आपकी इंप्रूव हो ही रही है। मेजरमेंट ऑफ टीचर्स एफिशिएंसी, कि भाई टीचर जो है, जैसे कि आपकी क्या है, इसमें मेजर किया जाता है आपकी प्यूपिल मतलब स्टूडेंट का मेंटल लेवल, उसी जगह पे आपकी टीचर का भी मेजरमेंट उसमें हो रहा होता है कि कैसा बच्चा लिख पा रहा है, कैसा बच्चा अपने आप को कन्वे कर पा रहा है पेपर के थ्रू। कन्वीनियंट होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर मिलता है, इवैल्यूएशन होती है उसकी और आप आंसर शीट में लिखते हैं सब कुछ, तो मतलब कोई एबिलिटी की, कोई अलग से लेबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट और टीचर इसको फुलफिल कर सकते हैं, तो मतलब बहुत कन्वीनियंट है ये। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, मतलब कैसा भी कुछ भी लिखिए, फ्रीडम टू राइट है इसमें, कन्वीनियंट मेथड है, कुछ आपको देखना नहीं है कि सोचना नहीं है कि भी इतने वर्ड्स का है या कोई रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ टाइम है, लेबर एंड मनी, ना तो इसमें टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ना आपका लेबर वेस्ट हो रहा है, ना आपका मनी वेस्ट हो रहा है, आप इसमें जितना चाहें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। डीमेरिट्स इसके क्या क्या हैं? लैक ऑफ क्लैरिटी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपकी जो मेन फोकस था कि मान लीजिए किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी गई है या कोई मॉडल ही आपसे पूछा गया है कि टीचिंग मॉडल बताइए, लेकिन आप उसमें लिखते ही जा रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वो एक लाइन 2 लाइन ढूंढनी एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग, मतलब इसमें जैसे कि आपको कहा जाए कि आपको सिर्फ 10 to 12 लाइन लिखनी है, तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव उसको दिखाई देता है कि वो किस चीज़ का आंसर करना चाह रहा है स्टूडेंट, लेकिन अगर आप उसके लिए 4-5 शीट्स भर के आ रहे हैं तो आपका इसमें दिखता नहीं है कि मेन आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्या आप लिख रहे हैं उसमें ठीक भी लिखा है या नहीं, तो वो चीज़ आपकी होती है। क्रैमिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें, बच्चे जो है रट के चले जाते हैं और वो पूरा का पूरा उतार देते हैं उसमें, तो मतलब आपकी नॉलेज नहीं बढ़ रही है। लैक ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं इसमें। स्टडी स्पीड एंड स्टाइल, मतलब कई बच्चों की स्पीड अब बहुत तेज होती है, कई बच्चों की स्पीड बहुत कम होती है, तो वो चीज़ भी इफेक्ट डाल सकते हैं। उससे आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है जो कि तेज लिख रहा है और अच्छी हैंडराइटिंग है, और वो बच्चा नालायक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्जेक्टिविटी इन अवॉर्डिंग मार्क्स, देन लैक ऑफ वैलिडिटी, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको लेंथी क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया है जब, तो कोई स्टूडेंट कुछ किसी वे में उसको एक्सप्रेस करता है, कोई स्टूडेंट स्टेप वाइज एक्सप्रेस करता है, कोई स्टूडेंट फ्लो चार्ट वाइज एक्सप्रेस करता है, तो मतलब रिलायबिलिटी नहीं है ऐसा आंसर्स में। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है इसमें कि भाई जो बच्चे ने लिखा है वो पक्का उसने सोच समझ के लिखा है या सिर्फ क्रैमिंग है, बुक से टेपा और फटाफट से लिख दिया, ऐसा है। इंटरफेरेंस इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मतलब एक बच्चा सोचता रहेगा कि मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन करना है, फिर उसमें मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा उस चीज़ का। इनकम्प्लीट आंसर अपीयरिंग एज कंप्लीट, मतलब इसमें अगर आप आधा छोड़ भी आए आंसर तो भी इसमें ये लगता है कि अगर उसने बच्चे ने 2 शीट भर दी है तो इसका मतलब इसने क्वेश्चन पूरा कर दिया, तो आपको ये पता नहीं लगता है कि उसने कंप्लीट किया या नहीं। डिफिकल्टी इन इवेल्युएशन, इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर आपका वो नहीं दे रखा है कि आपने ये 2 लाइन लिखी होंगी तो फिर हाँ ये परफेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉस्टली है एंड टाइम कंज्यूमिंग है।
देन आपके आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंप्रूवमेंट इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट पेपर, कि भाई टेस्ट पेपर जो है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए बनाने में, वो चीज़ है। अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, देखिए इसमें क्या है, टीचर शुड बी केयरफुल दैट दी ईच क्वेश्चन मेजर्स 1 और 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग्स, मतलब कि कोई भी जो आपके पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन उठा के टीचर दे रही हैं उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपने दे दिया है कि भाई इंपॉर्टेंट समझ के दे दिया लेकिन उससे बच्चे को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करिकुलम, मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि ये फुल बुक कवर कर लेता है, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके जैसे आपकी एक यूनिट है, अगर उसमें आपके 40 पेज आते हैं तो आपके सारे पेज तो कवर नहीं कर सकता है वो, तो आपको कुछ ऐसा देना है कि उसमें करिकुलम जो है रिप्रेजेंट हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देने हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, ईजी होने चाहिए और आसानी से समझ आ जाने चाहिए, वो देखना है आपको। और एम्फेसिस ऑन डिफिकल्ट लेवल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्लो, एवरेज एंड इंटेलिजेंट पीपल्स को जो है कि उनमें कुछ डिफरेंस दिखाना, नहीं, ऐसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जो वो सब एप्लीकेबल हो जिसके लिए। नो इंपॉर्टेंस टू अल्टरनेट क्वेश्चंस, जैसे कि आपको चॉइसेस मिल जाती हैं तो उसमें जो है इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए ऐसे चॉइसेस में, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे लिखा हुआ है इन्होंने कि इतने क्वेश्चन सेट करें कि आपको जो है अपना ऑब्जेक्टिव, अपना इवेल्युएशन जो आप निकालना चाहते हैं करिकुलम से वो मिल जाए। ऐसा ना हो सिर्फ आपने पेपर दिया है और ठीक है वो कर, भाई आपके बहुत कम क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए क्वेश्चन पेपर में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको मेंटेन रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन आपको लगा, मतलब हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स का हो, ये कहना चाह रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, कोई क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, कोई क्वेश्चन सीधा आपने 10 मार्क्स का दे दिया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में भी डिफिकल्टी लेवल को लेकर ही उसको असाइन किया जाना चाहिए। देन आपका आता है प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे टाइप में सिर्फ ऐसे टाइप ही क्वेश्चन हो, थोड़े बहुत जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका आता है आपका ऑब्जेक्टिव कि इंप्रूवमेंट इन दी एग्जामिनेशन सिस्टम। अभी तो क्या था कि पेपर की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए, पेपर कैसे बना जाए, उसकी इंप्रूवमेंट बताई। अब ये कह रहे हैं एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, चेंज इन दी मेथड ऑफ प्रमोशन, मतलब आपका जैसे कि बच्चा टेस्ट देता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा उसके हाफ ईयरली पेपर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसका एक मेथड ऑफ प्रमोशन आपको करनी है कि जैसे आप ये कहेंगे कि यूनिट टेस्ट जो मैं जो ले रही हूँ 20 नंबर के हैं या आपके 80 नंबर के हैं, इसके आपके मार्क्स जो है फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे, तभी वो उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन आपका आता है प्रोविजन ऑफ वर्बल टेस्ट, मतलब ऐसा भी रखें आप कि बच्चों को सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं, उनको थोड़ा वर्बली भी सिखाएं, वो होता है वर्बल टेस्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 एग्जामिनर, 2 एग्जामिनर आपके होने चाहिए, एफिशिएंट 2 एग्जामिनर टीचर्स जो है अपॉइंट की जानी चाहिए। देन थर्ड आता है, नेक्स्ट आपका आता है इंप्रूवमेंट इन द इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यह बताया गया है डिफेक्टिव मेथड्स नीड सच अ चेंज विच, जो कि आपकी इवेल्युएट कर सकें स्क्रिप्ट को मोर एंड मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें सब में यही आपको इवेल्युएशन है कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, लर्निंग वाला ऑब्जेक्टिव। तो ये सब इसके स्टेप्स आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आइडियल आंसर होना चाहिए सब क्वेश्चंस का, ताकि उसमें मेजर किया जा सके, बच्चे के बच्चे बीच में कंपैरिजन हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली होनी चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ ओनली 1 क्वेश्चन एट ए टाइम, की जैसे अभी एक क्वेश्चन ले लिया हमने, इसका आंसर किस बच्चे ने कैसा कैसा लिखा है उसके हिसाब से उसकी इवेल्युएशन होनी चाहिए। ग्रेडिंग और रेटिंग मेथड होना चाहिए कि कौन बेस्ट है, कौन गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है और पुअर है। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसका बिल्कुल सटीक आंसर होएगा, तो इसमें जो बच्चे का एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ जो है मेजर की जा सकती है आंसर्स रिसीव करके, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है ऑब्जेक्टिव आंसर एक होता है, ऐसा तो नहीं है, एक पार्ट के भी 5 पार्ट्स होते हैं आगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन सिंपल सेकंड है सिंपल रिकॉल टेस्ट। सिंपल रिकॉल टेस्ट का मतलब क्या है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में बच्चों से पूछा जाएगा कि सिंगल वर्ड में इसका आंसर दो, और उसके कई सारे तरीके हैं। जैसे फर्स्ट है, मान लीजिए कि इसमें पूछ लिया जाएगा, ब्रैकेट्स में आपको डैश दे दिए जाएंगे कि भाई इसका आंसर 1 वर्ड में दो आप, जैसे कि यूपी की कैपिटल क्या है, आप लखनऊ लिख देंगे तो 1 वर्ड का आंसर हो जाता है। सेकंड आपका आता है कि जैसे आपको बोल दिया गया है कि आपको एक डैश दिया गया है, इसको फिल कीजिए। मान लीजिए इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, आपको 1947 लिखना है, तो है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप। ऐसा ही नहीं होता कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोई टिक करना है, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। देन उसके बाद आता है ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट। ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट में मतलब कि उसका ट्रू और फॉल्स में आंसर दे दीजिए। द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑफ लखनऊ, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज लखनऊ आना चाहिए, वैसे यहाँ पे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज लखनऊ, नो फॉल्स है ये, तो इसका मतलब 1 वर्ड में आंसर दे दिया, ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आपका आता है येस या नो में आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब कि आपको जो है वो दे दिए गए हैं बहुत सारे हिंट,
और उसमें से आपको सर्कल करना है कौन सा ठीक है कि भाई इंडिया कौन से ईयर में आज़ाद हुआ। देन ये आपको दे दिए गए ऑप्शन, तो 1947 को आपने सर्कल कर दिया। देन मैचिंग टेस्ट है, ये भी आपके 1 1 मार्क्स के होते हैं। पंजाब की कैपिटल क्या होती है, चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। फिर क्लासिफिकेशन टेस्ट होते हैं कि आपको 4 आपको पार्ट्स दे दिए गए हैं या 3 पार्ट्स दे दिए गए हैं, ओड वन आउट है उसे सर्कल कर दीजिए। जैसे कि लौकी है, पालक है, सेब है, तो अब सेब जो है वो ओड वन आउट है क्योंकि बाकी दोनों जो है आपके वेजिटेबल हैं, ये फ्रूट में आता है। तो ये इस टाइप के जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं हम कि ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव इसमें जो है टेस्ट का ऑब्जेक्टिव हमें पता है और वो उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है टेस्ट को। वैलिडिटी है, यस ये टेस्ट बिल्कुल वैलिड है क्योंकि इसमें सारा सिलेबस भी हम कवर कर सकते हैं। रिलायबल है, यस टेस्ट रिलायबल है। मान लीजिए इसी टेस्ट को, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हम 2 बार 3 बार लेते हैं तो उसमें जो है डिफरेंस दिखता है, उसी एक स्टूडेंट में डिफरेंस दिखता है, तो मतलब ये रिलायबल है, इस पर रिलाय किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी इसमें यस, इसमें पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है आपका, कि मतलब आपके एक एक पेज से भी एक एक क्वेश्चन आराम से दिया जा सकता है एक एक टॉपिक से। यूटिलिटी यस, ये यूजफुल है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो अचीव हो रहा है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब यस, कि जब फुलिश और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके बीच में जो है डिफरेंस भी पता लग रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या डिफरेंस है उनमें, तो वो भी पता लग रहा है आपको। प्रैक्टिकल है ये क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है आपका, वो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी है इसमें, और इजी स्कोरेबिलिटी है, मतलब अगर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हैं तो बहुत इजीली स्कोर होता है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आपने ये वर्ड नहीं लिखा था, ये लाइन नहीं लिखी थी तो आपको नहीं मिलेगा। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसको बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक पेपर में आपके कम से कम 100 से लेकर 1000 क्वेश्चंस तक होंगे। देन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें एक कि आप जो है एक सिर्फ उसमें टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आप सिमिलरिटीज ला सकते हैं, लेकिन किसी की थिंकिंग कैसी है, किसी का लॉजिकल पावर कैसा है, रीजनिंग पावर कैसा है, वो इसमें डेवलपमेंट उसकी कुछ नहीं दिखती है क्योंकि वो लेंदी पेपर होता है तो उसी में वो लिख के आ सकता है अच्छी तरह से। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, मतलब अपनी इमेजिनेशन बच्चा जो है पेपर पे नहीं उतार पाता है क्योंकि उसको जो 1 वर्ड में दिया हुआ है उसको 1 वर्ड में आंसर करना है। डिफिकल्टी ऑफ मेजरिंग मेंटल एबिलिटी भी जो लॉजिक क्रिटिसिज्म ये सब कुछ नहीं पता लगता है बच्चे के, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू उसकी एबिलिटी क्या है, वो थिंकिंग पावर कैसी है उसकी। पार्शियल इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार जो है बच्चा उसके बारे में ना भी पढ़े पूरा, मान लीजिए कि एक पॉइंट पढ़ा था उसने और वही आ गया, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, उसको पूरा चैप्टर याद है, ऐसा नहीं है। ओवर सिंप्लीफिकेशन है एंड गैसिंग एंड चीटिंग है। मान लीजिए एक गैस करके आ गया, वो इसमें गैस आराम से हो सकता है, ट्रू फॉल्स में गैस कराया है या किसी भी चीज़ में गैस कराया है, और या फिर उसने मतलब अपने आप से ही जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर किया नहीं तो वो चीटेड पार्ट हो जाता है। वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है ये क्योंकि इसमें देखिए पेपर्स कितने लगते हैं, प्रिंटिंग कितनी होती है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अब यही पॉइंट वे से आपको इसके डिफरेंस बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव के और ऐसे के। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो होते हैं आपके जैसे कि 40 to 60 वर्ड्स में आपको लिखना है, बहुत जल्दी लिख सकते हैं आप, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं इसमें, जैसे ऐसे में क्रिएटिविटी कर सकते हैं तो इसमें भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर जो होते हैं टिपिकली कंपोज ऑफ अ ब्रीफ प्रॉम्प्ट ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे कि हम मान लीजिए एक 16 मार्क्स में देते हैं क्वेश्चन और एक उसी को 4 मार्क्स में दे देते हैं, तो वो जो है आपको उसका बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जो सटीक आंसर है वो लिखना पड़ता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर करता है कि हम इसमें जो है बच्चे की थिंकिंग पावर इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्टर जो है वो ये इजी टू कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, जल्दी होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा भी कंस्ट्रक्ट, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस में उसके ऑप्शंस भी देने पड़ते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑप्शंस देने हैं तो इजीली बन जाता है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट भी हो सकते हैं उनके आंसर गैस करने, क्योंकि बिल्कुल सटीक आंसर लिखना है आपको। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं इसमें क्या होता है, स्टूडेंट विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन देयर अंडरस्टैंडिंग जो है वो दिखा सकते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो उनको बिल्कुल ऑप्शंस ही नहीं मिलते हैं कि भी आप कुछ अपना तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। देन आता है कि स्कोरिंग इज वेरी लेबोरियस एंड कैन बी सब्जेक्ट, ये जो है इसमें इतनी आसान नहीं होती स्कोरिंग पाने, क्योंकि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होता है। प्रोवाइड मोर स्ट्रक्चर देन दी ऐसे, ये जो है इजी होता है, फास्टर टू मार्क्स होता है, ब्रॉडर होता है कोर्स में। आप इसके जो है जितने में आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे एक चैप्टर में से, आप उससे 10 ज़्यादा 20 ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो चेक कर सकते हैं इजीली। टिप्स क्या है इसके लिए, राइटिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो टिप्स मतलब सिंपल टिप्स बता रखी हैं इसमें क्वेश्चन आएगा या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते, कि अपने वर्ड्स की यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है अवॉइड लॉन्ग आंसर्स मत लिखिए, इसमें अपने बिल्कुल सटीक आंसर दीजिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसे टाइप क्वेश्चन हैं उनको अवॉइड टू टेक सो मैनी वर्ड्स, जो कि मीनिंगलेस वर्ड हैं उनको
वो इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है उसकी डेफिनेशन या उस चीज की, तो वही आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है। देन ओरल इवैल्यूएशन डिवाइसेस आ जाते हैं। ओरल इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे मुंह से ही बोलने वाले को ओरल कहते हैं, नहीं, वाइवा वगैरह जो होते हैं आपके पीपीटी पे जो होते हैं उसे भी हम ओरल असेसमेंट में काउंट करते हैं। तो ओरल असेसमेंट जो होती है एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, आपके इंटरव्यू के लिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो ये काफी अच्छे होते हैं। आंसर्स आप बिल्कुल डायरेक्टली देंगे, आप घुमा फिरा के आंसर नहीं दे सकते हैं, वो आपका आता है फॉर्मल एग्जाम्स में। जैसे कि फॉर्मल एग्जाम्स में आपके बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है फॉर्मेट आपके माइंड में। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं आप कि आई विश, आई थिंक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इनफॉर्मल एग्जाम्स में आता है आपका कि आंसर जो होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस भी उसमें ऐड हो जाती है कि भाई मैंने ये किया था या मैं ये कर सकता हूं, तो ये इनफॉर्मल एग्जाम में आ जाता है। देन आपके फॉर्मल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें आपके 4 बेसिक फॉर्मल एग्जामिनेशन आते हैं। इंटरव्यू स्टाइल आपको पता है कि जनरल टॉपिक पे आपसे एग्जामिनर जो है क्विज पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपके इंटरव्यू टाइप आते हैं। क्लिनिकल टाइप में कि पहले आपका डायग्नोज किया जाएगा, फिर उसे ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि ये आपके डॉक्टरी लेवल में होता है कि पहले पेशेंट की डायग्नोज की जाती है, रिपोर्ट्स आती हैं उसकी, ब्लड रिपोर्ट या कुछ भी, फिर डॉक्टर पता लगाता है, फिर उस पेशेंट को दवाई देते हैं अकॉर्डिंगली। तो उसी तरह से होता है इसमें भी इवैल्यूएशन में कि पहले स्टूडेंट का पता लगाया जाता है, फिर उसे डायग्नोज किया जाता है। कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक एरिया होता है ये। रोल प्लेइंग मतलब स्किट वगैरह जो करते हैं, ये सारे आपके फॉर्मल में आते हैं। आपको इसके यूजेस और एडवांटेजेस आ गए। एडवांटेजेस ओरल के बहुत सारे हैं कि पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी जो है स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें बेनिफिट में आ जाएंगी। मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है, तो काफ़ी सी चीज़ें आपको मिलती हैं, अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन मिल जाती है, तो वो सब कुछ इसमें आएगा। ओरल असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मीन्स क्या होता है कि आपका कोई भी टेस्ट वैसे या किसी चीज़ से आपका लिया जाए, ओरली उसे असेसमेंट कहा जाता है, ओरल असेसमेंट। तो इसके आगे आपको 3 फॉर्म्स दी हुई हैं। जैसे प्रेजेंटेशन है, मतलब पीपीटी में किसी भी स्टूडेंट ने बनाया तो अपने आप को समझाने के लिए पीपीटी के थ्रू वो दिखा रहा है। इंटेरोगेशन करना मीन्स इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके कोई भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आपसे वाइवा लिया जाता है कि रिटर्न थ्योरी भी है आपके पास और आप उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आगे आप कितने इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव को समझे हैं, तो वो होती है इंटेरोगेशन। देन असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स की बात है कि ओरल असेसमेंट किस लिए किया जाता है। देखिए, ये बेस्ट वे होता है एक्सेस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम्स, मतलब स्टूडेंट की जो सेल्फ अवेयरनेस है, कॉन्फिडेंस है, ये सब पता करने के लिए ये बेस्ट मेथड होता है। इट अलाउज प्रोविंग डेप्थ एंड एक्सटेंट। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट जानता है, नॉलेज है उसमें, उसकी कितनी लिमिट है वो डिटरमाइन करने के लिए ओरल असेसमेंट बहुत अच्छा होता है। इट रिफ्लेक्ट्स दी वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस। मीन्स जैसे आपको किसी भी फील्ड में जाना है, जैसे लॉ में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो आपको जो है कितनी क्लियरिटी है, कितनी लर्निंग पावर है आपकी, वो रिफ्लेक्ट करता है ये कि उस फील्ड में जाके आप कितना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बोलने का ही काम है आपका, तो ये वो रिफ्लेक्ट करता है। इट इंप्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग की क्वालिटी बढ़ाता है। इट सूट्स सम स्टूडेंट्स। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो राइटिंग में अच्छे नहीं हो सकते हैं, जिनको कुछ मतलब कोई दिक्कत है नेचुरली, तो वो अपने ओरल असेसमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं और जा सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी आती हैं, ये शॉर्ट में हम देख लेते हैं। जैसे कि ये अनएक्सपेक्टेड सी एंग्जाइटी ले आता है कि भाई कैसे हम एक्सेस करेंगे, कैसे हम बोलेंगे उनके सामने। हियरिंग और स्पीच डिफिकल्टीज हो सकती हैं किसी बच्चे को, तो उसमें ये ओरल असेसमेंट जो है एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि 101 में आप ओरल असेसमेंट ले रहे हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। देन उसके बाद बायस होता है। मान लीजिए अगर ओरल असेसमेंट में हमने किसी को बुलाया, मान लीजिए वाइवा के लिए, तो हम उसकी पर्सनैलिटी देख के ही उसके ज़्यादा नंबर लगा सकते हैं। किसी की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लेकिन उसको नॉलेज अच्छी है, तो उसके कम नंबर लग सकते हैं। रिकॉर्डिंग इसमें होती है, नोवेल्टी है, ये सारी चीजें जो है इसके डिसएडवांटेज में आ जाएंगी। देन ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन डिवाइसेस। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जब उसको देखते हैं और उससे हम अपनी कोई थिंकिंग बना लेते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट टूल है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, ठीक है, उसकी कोई भी, और ये बहुत ही ओल्ड मेथड है। जैसे मान लीजिए कि चाइल्ड का बिहेवियर है, वो कैसे उम्र के साथ साथ चेंज होता जाता है, उसको हम देखते हैं। डॉक्टर अपने पेशेंट पे ऑब्जर्व करता रहता है, तो उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे इनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है आगे, तो सब में मेनली यही सेम है, बस अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। जैसे फर्स्ट है कि फ्री ऑब्जर्वेशन, जब पर्सन बिल्कुल फ्री होता है कि उसको नॉर्मली नेचुरली रह रहा है, मीन्स तो उसको तब ऑब्जर्व किया जाए। एक कंट्रोल्ड मैनिपुलेटेड वे में, मतलब कि उसके लिए कोई ऑब्जर्वेशन क्रिएट, मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट की जाए तब उसे ऑब्जर्व किया जाए। पार्शली कंट्रोल्ड में क्या होता है, ये दोनों सिचुएशन उसमें आती हैं। ऐसे ही कैजुअल एंड कंट्रोल्ड, ये भी सेम चीज है, कैजुअल एंड कंट्रोल्ड। कैजुअल मतलब बिल्कुल फ्री रहना और कंट्रोल मतलब एक कोई सिचुएशन दी जाए। अनरिकॉर्डेड
एंड रिकॉर्डिंग है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन ऐसे ही हैं, इसमें आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्जर्वेशन है। जैसे एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में ये कहते हैं कि एक बंदा दूसरे को ऑब्जर्व करेगा, एंड इंटरनल ऑब्जर्वेशन में उसकी खुद की सेल्फ मोटिवेशन होती है। तो इस टाइप से ये स्टेप आप लिख सकते हैं। देन आपके आता है स्टेप्स ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये होता है जैसे पहले तो था टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर स्टेप्स आते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के। तो इसमें अलग अलग मेथड अलग अलग दे रखे हैं स्टेप्स आपके, जैसे सिलेक्शन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। इनमें कुछ नहीं है, सब में सेम सेम दे रखा है कि मान लीजिए हम किसी के लिए कोई सिचुएशन बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें वो अलग ऑब्जर्वेशन आती है, उसकी नॉर्मल में अलग ऑब्जर्वेशन आती है। तो हम कैसे इसको सिस्टमैटिक वे में कर पाएंगे, वो चीज़ है इसमें। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है आपका कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वन स्टूडेंट एट अ टाइम, कि एक स्टूडेंट की एक बार में की जाए। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इन देयर रेगुलर एक्टिविटी, उनकी रेगुलर एक्टिविटी जब चल रही हो तब की जाए। ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत दिनों के बाद की जाए। फिर आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ होल सिचुएशन, कि भाई हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का ना देखें, किसी एक वर्क का ना देखें, हम पूरी सिचुएशन का जो है उनको ऑब्जर्व करें। देन आती है एडवांटेजेस की क्या है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन जो होती है यूजफुल होती है दोनों सिचुएशन में, इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स में भी। ये जो है सब पर्सनस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस टाइप से इसकी ऑब्जर्वेशन की वो लिख रखी हैं बेनिफिट्स एंड आपकी इसके डीमेरिट्स लिख रखे हैं। क्योंकि टीचर अगर ऑब्जर्व करेगी तभी वो जान पाएगी कि भाई उसका एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है आपके स्टूडेंट का, उसकी लर्निंग पावर कैसी है, वो कितना जो है टेक्निकल है या सिंपल है। तो सारी सिचुएशंस जो हैं इसी पे डिपेंड करती है कि उसके सारे स्किल्स और सब चीज़ें आपको पहले से ही पता लग जाएंगी। डीमेरिट्स इसमें ये है ऑब्जर्वेशन तो बहुत टाइम लेती है। हम कितने दिनों तक एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे, ऑब्जर्वेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है। ये एक सब्जेक्टिव मेथड आ जाता है। इसमें जो है कई बंदे जो हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ये चीज़ें पहले से ही पता होती हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन आपके आते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्या होता है ये देखिए। फॉर्मेटिव जो होता है जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, प्रोसेस आपका चल रहा है लर्निंग का, तो उस प्रोसेस के ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के थ्रू जो आता है वो आता है फॉर्मेटिव। आपका डायग्नोस्टिक आता है। डायग्नोस्टिक जो होती है वो प्री असेसमेंट की फेज होती है, इसमें प्रीवियस नॉलेज चेक करी जाती है आपके स्टूडेंट की। देन आता है समेटिव, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है कि जब एंड कोर्स हो जाता है, मतलब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, जब आपके फाइनल एग्जाम होती हैं, वो स्टेज होती है आपकी समेटिव। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम। फॉर्मेटिव जो होती है आपकी, ये होती है द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इज टू फाइंड आउट वेदर आफ्टर अ लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स आर एबल टू डू व्हाट दे आर प्रीवियसली अनेबल टू डू। जो पहले नहीं कर पा रहे थे अब क्या वो कर पा रहे हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल, कुछ चेंजेस उनमें आए हैं या नहीं आए हैं, ये आपके फॉर्मेटिव में आती है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जैसे लर्नर की कुछ है, तो आप जब उसके बारे में फॉर्मेटिव एक फीडबैक देते हैं उसके पेरेंट्स को या उसको खुद को, तो वो अपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस तक पहुंच पाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा जो है बहुत ही लो है, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप उसको बताएंगे ही नहीं कि आप इस तक पहुंचे हुए हैं लेवल तक और आपको जो है किस लेवल तक पहुंचना है लर्निंग के ऑब्जेक्टिव तक, जब तक आप उसे फीडबैक नहीं देंगे एक फॉर्मेटिव फीडबैक, तब तक वो अपनी डिजायर्ड परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंचेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है, ये एक डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल है। मतलब जैसे ही पता लगाएंगे हम कि उसकी लर्निंग कैसी हो रही है, तो हम रेमेडी भी दे देंगे अगर वो जो है अच्छा नहीं है लर्निंग में। अफेक्टिव फीडबैक जो है वो अफेक्टिव फीडबैक होता है इसमें। देन उसके बाद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट जो है वो खुद बहुत एक्टिव होते हैं। मान लीजिए इसमें पीयर लर्निंग करवाई जाती है फॉर्मेटिव में, तो क्या होता है पीयर लर्निंग में उन्हें लगता है कि भाई अगर मेरा दोस्त ही मेरे से क्वेश्चन पूछेगा या वही मेरी कमी निकालेगा तो वो और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे मेथड लगाए जाते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और हाई लेवल पे पहुंचाते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव जो है जल्दी से अचीव करवाते हैं। ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस पोस्ट द फीडबैक इज गिवन। यही मैंने आपको बताया था, जैसे ही फीडबैक टीचर के थ्रू दिया जाता है अपने स्टूडेंट को, तो वो जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम अपने आप को और अच्छा इंप्रूव कर लें। क्योंकि समेटिव और डायग्नोस्टिक जो है, समेटिव तो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है, उसके बाद तो वो अपने आप को क्या इंप्रूव करेंगे। इसमें जो कोर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो गैप को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कमी क्या है स्टूडेंट में, वो क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। देन उसके बाद फीडबैक देना है आपको उसका। देन स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट आएगी उस फीडबैक को लेकर, वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या फील करता है।
देन उसके बाद उसकी लर्निंग प्रोग्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर ये सब चीज़ें इसके कोर एलिमेंट हैं। फॉर्मेटिव हेल्प कैसे करता है टीचर को? मोर रिलायबल इंटरफेरेंस अबाउट हिज स्टूडेंट के बारे में वो जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही आसानी से उसको पढ़ा पाएंगे। आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ, मतलब उनकी कॉग्निटिव स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितने हैं आपके स्टूडेंट के, वो पता लग सकते हैं। मोस्ट सुटेबल टीचिंग टेक्निक है ये। और डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, क्लासरूम में सेटिंग्स में फिजिबिलिटी कितनी है। ग्रेट एक्सटेंड टू आउटकम दी समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन जो मैंने आपको बताया कि एंड में रिजल्ट क्या आता है बच्चे का, वो इस पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हम अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर लेते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब कि अभी प्रोसेस उसका स्टार्ट हुआ है, अभी उसकी लर्निंग स्टार्ट हुई है और उससे पहले ही हम उसके माइंड में कुछ सेट बना लेते हैं कि भाई हाँ वो बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव नहीं निकलता, तो वो चीज़ इसकी ड्रॉबैक है। ये एक फ्लो ऑफ आउटकम जो है उसको इंटरप्ट करता है, क्योंकि हम पहले से ही उसके बारे में एक इवैल्यूएशन बना लेते हैं, अभी तो उसकी लर्निंग स्टेज स्टार्ट हुई है, जजमेंट उसका पहले से ही बन जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमें उसके लूप होल्स पता लग जाते हैं बच्चे के, हम उसी पे वर्क करते हैं तो उसकी लर्निंग और बेटर बनेगी। उसका एनालिसिस, कंपैरिजन, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ हमें पहले से पता होगा। कंटेंट एंड लेवल, उसकी एबिलिटीज पता होंगी हमें। तो ये सारी चीजें इसकी बेनिफिट्स हैं। अब सेकंड, हम समरेटिव नहीं, क्योंकि हम ये लास्ट में आएगा तो हम इसे लास्ट में ही पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक। तो आपका डायग्नोस्टिक क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब कि अभी जो आपकी करंट नॉलेज चल रही है, हमें ये चेक करना है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कह लीजिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कह लीजिए कितनी है। तो ये आपको होता है डायग्नोस्टिक, मतलब प्रियोर नॉलेज हमें चेक करनी है इसमें स्टूडेंट की। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे हम स्टूडेंट की, और उसका कैसे कर सकते हैं डायग्नोस्टिक, ये बताया जा रहा है आपको कि क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, उसको अच्छी तरह से देखेंगे और उसकी ऑब्जर्व करेंगे उसे कि वो कैसी पढ़ाई कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है। तो इंटरव्यूइंग, मतलब उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे हमें पता लग सकता है। डिस्कशन विद पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के थ्रू हमें कुछ पता लग सकता है उसके बारे में। हाउ टू इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, कैसे उसकी लर्निंग में इम्प्रूव करना है, ये कुछ स्टेप्स हम बनाएंगे। देन प्रीवियस वर्क देख सकते हैं, उसका प्रीवियस नोटबुक्स देख सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम्स देख सकते हैं। ये सब चीज़ें देख के हम पता कर सकते हैं कि उसमें क्या कमी थी और क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए, और उसके कुछ रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं हम, उसकी स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आता है आपका डायग्नोस्टिक में। देन आपका आता है समेटिव। देखिए, जो फॉर्मेटिव थी वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, और समेटिव जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है। प्रोडक्ट मतलब कि उसका एंड क्या रिजल्ट निकल के आया, वो प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग की अभी लर्निंग उसकी चल रही है। ये एक टाइप की जजमेंट कह सकते हो आप इसे, एंड कोर्स में होती है ये। और इसमें क्या क्या होता है, मेन एंड ऑफ अ यूनिट है या एंड ऑफ अ चैप्टर है, कोई भी टर्म का एंड में सेमेस्टर टेस्ट हो रहे हैं, कोई एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, कोई हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। और ये एक जजमेंट हो जाती है स्टूडेंट के लिए कि भाई हाँ ये इस टाइप का स्टूडेंट है, या इसके इतने स्कोर हैं, इतना ग्रेडिंग आया है, तो हम उसके लिए एक अपनी जजमेंट बना सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए फॉर्मेटिव के क्या क्या दे रखे हैं। गिविंग राइटिंग असाइनमेंट्स, गिविंग टेस्ट, आस्किंग क्वेश्चंस, ये सब से हमें उसकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पता लग सकती है, क्योंकि अभी उसका लर्निंग फेज स्टार्ट हुआ है। और समेटिव में क्या है एग्जाम्पल्स, बाइनल प्रोजेक्ट या फिर मिड टर्म एग्जाम या एनुअल एग्जाम, ये सब कुछ समेटिव में आता है। देन उसके बाद आ जाती है हमारी ग्रेडिंग एंड इट्स टेस्ट। ग्रेडिंग जो होती है इज अ पावरफुल टूल फैकल्टी यूज टू communicate with their student, colleague, इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज एक्सटर्नल एंटिटीज़। ग्रेडिंग जो होती है, जैसे कि पहले स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते थे, परसेंटेज दिए जाती थी, तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेल होते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे। तो अब जो ग्रेडिंग का प्रोसेस बनाया गया है, ये स्टूडेंट की लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है, थोड़ी पॉजिटिविटी लाने के लिए किया गया है। जैसे आपने देखा होगा अब ए ग्रेड दिया जाता है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, या फिर जैसे आपके जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, गुड हैं, एक्सीलेंट हैं, तो उनके हिसाब से उनको ग्रेडिंग सिस्टम बना दी गई है। ग्रेडिंग जो है ये क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इससे पता लगता है, कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, एम्प्लॉयर, ग्रेजुएट स्कूल्स और इन सब के बीच में मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए। और इसके रोल्स क्या होते हैं, इवेल्युएट करते हैं ये, देन कम्युनिकेट किया जाता है, फिर मोटिवेट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके मेन रोल आते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग में क्या होता है, परसेंटाइल ग्रेडिंग होती है, जैसे कि आपकी परसेंटेज जो है 100 में से कितनी आई है वो लिखी जाती है। लेटर ग्रेडिंग होती है, ABCDF तक होती है ये ग्रेडिंग। देन नॉर्म्स ग्रेडिंग होती है। देन मास्टरी ग्रेडिंग होती है कि एक मास्टर्स होता है और एक पासर्स होता है ओनली। देन पास या फेल की ग्रेडिंग होती है। देन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड या
ये ग्रेडिंग होती है। देन नैरेटिव ग्रेडिंग होती है कि भाई सिर्फ आपके नंबर से या परसेंटाइल से नहीं, एक नॉर्मल जो आप कमेंट लिखते हैं अपने स्टूडेंट के बारे में, दैट इज़ ऑल्सो इन ग्रेडिंग। ये फिर अनदर लेवल है कि इसमें भी लेटर ग्रेडिंग है कि ए के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, इतने परसेंटाइल है उसके, ये सब कुछ लिखा जाता है। 4:0 ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी यही है कि ए जो है 90% और हायर हैं तो उसके ये ग्रेड है, देन बी ग्रेड है, इस टाइप से ये ग्रेडिंग है। देन मास्टरी ग्रेडिंग आती है, एंड ये जैसे ग्रेडिंग सीबीएसई के थ्रू की गई है कि ग्रेड पॉइंट ये मिलेंगे आपको, तो आपकी ग्रेड जो है A1 है, देन A2 है, B1 है, तो सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो है वो A1 मानी जाती है। जिसमें कि लेकिन ग्रेडिंग के यही एडवांटेज हैं कि भाई जैसे 91% वाले का भी वही सेम ग्रेड होगा, 99% वाले का भी वही सेम ग्रेड होगा। तो इसमें जो है हम ईजिली पता नहीं लगवा सकते हैं कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। येस, लेकिन येस वो सब 90 से ऊपर वाले हैं तो दे ऑल आर इंटेलिजेंट। देन मेथड इसके होते हैं, होलिस्टिक मेथड है, अपना कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग है, देन रुब्रिक ग्रेडिंग है, देन इशू ग्रेडिंग है, एंड कॉन्ट्रास्ट ग्रेडिंग है। तो इतना लेंदी ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, 4 मार्क्स का आता है ग्रेडिंग के बारे में लिखने के लिए, तो उसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं इसका। लास्ट टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। जब कॉन्टिन्यूस आ गया और कॉम्प्रीहेंसिव आ गया देन दैट मीन्स लेंदी, उनकी पूरी इवैल्यूएशन की जाती है स्टूडेंट के स्कूल में। चॉक एंड टॉक मेथड से जो है टीचर इनकी पूरी की पूरी जो है इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस मेज़र करी जाती है, बताई जाती है कि रेगुलर इंटरवल्स पे इनकी की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार असेसमेंट की और छोड़ दिया। जब कॉम्प्रीहेंसिव आ गया वर्ड और कॉन्टिन्यूस आ गया तो दैट मीन्स कि लेंदी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, तो जब तक इनका एकेडमिक सेशन फिनिश नहीं होता तब तक इनकी इवैल्यूएशन चलती ही रहती है। इसके अलग अलग मेथड हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव आया है आगे, ग्रेड किस हिसाब से दिए जाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से दिए जाते हैं, ये सब कुछ इसमें आएगा। दैट मीन्स कि उनकी लर्निंग जो है कितनी इम्प्रूव हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी थी, प्रियोर नॉलेज कैसी थी और अब कितनी हो गई है, वो सारा इसमें असेस किया जाता है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है। तो ये हमारी यूनिट अभी फिनिश हो गई है।